डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लेक्चर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको पढ़ के मजा भी आएगा। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट। आइए पेज नंबर 16 पे हमें कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है दैट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब मैटर के कितने कितने टाइप्स है। जैसे हमें ऑलरेडी पता है मैटर के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। यस और नो? 3 टाइप्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं? सच एज सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और लास्ट में क्या होता है? गैस। ठीक है, यही हमने पढ़ रखा है। ठीक है, यही हमने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, एलिमेंट देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ये सुनो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। कौन कौन से? सच एज मेटल्स, पहले होते हैं मेटल्स, उसके बाद होते हैं नॉन मेटल्स, तो लास्ट में आता है हमारा मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स। आगे बात समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर कॉल्ड। मतलब यार हमको पता है मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। ये सुनो, तो लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट particle of matter is known as क्या बोलते हैं भाई? एटम। ये सुनो, एटम को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, वर्सेस मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो डिफरेंस। ऑलराइट, तो ये हमने लिख दिया। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। समझ रहे हो? सेम काइंड ऑफ एटम। अगर सेम काइंड ऑफ एटम रहेगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ऑलराइट। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होगा? इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। अरे बात सुन, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिखिए? एग्जाम्पल में क्या ले लो आप? हाइड्रोजन। क्या ले लो? हाइड्रोजन। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है। ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं किसी के साथ, हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन करें। ठीक, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करें, क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। या सुनो, H2 बना देगा। यहाँ पे H2 आ गया।
तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि देखो सेम टाइप ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ एटम, ठीक, सेम काइंड ऑफ एटम रहेगा तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम रहेगा तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, एग्जांपल ले लो Na, ठीक है, Na, तो सुनो Na प्लस Cl, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, NaCl, करेक्ट है कि नहीं, NaCl बनाएगा। ऑलराइट, सो Na बेसिकली कंबाइन करेगा Cl के साथ, क्या बनाएगा, NaCl। देखो NaCl क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया, लेकिन ये डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम, इसलिए इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अगर सेम रहेगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट रहेगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इस तरीके से था हमारा ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आइए देखते हैं क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो यार एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता तो होना चाहिए एलिमेंट्स होता क्या है कि नहीं। जूनियर क्लासेस में तो पढ़ रखा है, बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं एलिमेंट्स होता क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे हेडिंग दैट इज एलिमेंट्स। यार एलिमेंट्स क्या होते थे जूनियर क्लासेस में, क्या होते थे एलिमेंट्स, the pure substance which cannot be broken down into simpler one, ठीक है, simpler one is called as element। एलिमेंट्स क्या होते थे, एक ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, सिंपलर वन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो हाइड्रोजन, ये सुनो हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, बेसिकली एक एलिमेंट है, ठीक है, नॉन मेटल है, यानी एक एलिमेंट है। और क्या लिख सकते हो आप ले सकते हो कोई भी ले लो, मतलब आप क्लोरीन ले लो, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। तो सुनो और एग्जाम्पल बोलो, सोडियम ले लो, ये सुनो सोडियम हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये सारे क्या है, ये सारे एलिमेंट्स ही तो है, ठीक है, सारे क्या है, एलिमेंट्स। आप मैग्नीशियम ले लो, ठीक, सारे क्या है बेसिकली एलिमेंट्स है, ठीक। ऑलराइट, आई होप आपको एलिमेंट समझ में आ गए। इसको अब हाइड्रोजन को हम आगे थोड़ी ना ब्रेक कर सकते, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होगा, एलिमेंट है, ठीक। अरे बात सुन, एलिमेंट्स होता है, ठीक है। ऑलराइट, अब यार यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि चलो ठीक है एलिमेंट्स का डेफिनेशन हो गया, एग्जांपल हो गया, बट ये एलिमेंट एग्जिस्टेंस में कैसे आए, तो सुनो ये कैसे फॉर्म हुए होंगे स्टार्टिंग में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये यार हमें पता है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या हुआ, लाइटर एलिमेंट्स क्या आए एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, हीलियम हुआ। अब ये क्या होते गए, लाइटर एलिमेंट फ्यूज करते गए, क्या करते गए, फ्यूज करते गए, और स्लोली स्लोली हैवियर एलिमेंट्स में क्या होते गए, कन्वर्ट होते गए, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत सारे हेवियर एलिमेंट्स का क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ। अरे बात समझ, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था हमारा बेसिकली अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो कैसे एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है। अब चलो ठीक है, मतलब 18th सेंचुरी तक हमारे पास 30 एलिमेंट्स तक आ चुके थे, कितने, 30 एलिमेंट्स तक, ठीक है। अब स्लोली स्लोली ये इनके प्रॉपर्टीज को साइंटिस्ट लोग क्या करने लगे, स्टडी करने लगे, ठीक है। काफी इंफॉर्मेशन इनके प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसके रिगार्डिंग क्या करने लगे, इंफॉर्मेशन गैदर करने लगे, ठीक। ऑलराइट, तो 18th सेंचुरी तक हमारे पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे, 30 एलिमेंट थे, ठीक है। अब 30 एलिमेंट्स के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी स्टडी करना साइंटिस्ट लोग के लिए काफी इजी टास्क था। तो वो लोग बेसिकली क्या करते थे, इंडिविजुअल एलिमेंट का वन बाय वन क्या करते थे, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते थे, ठीक। ऑलराइट, अब ये जैसे जैसे टाइम में इंक्रीमेंट आया, जैसे जैसे टाइम में इंक्रीमेंट आया, जैसे आपने 18th सेंचुरी की बात की, 30 एलिमेंट थे, बट 18th सेंचुरी से 1866 तक की बात करें अगर हम, तो 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए। कितने एलिमेंट, 63। तो सोचिए, मतलब पहले 18th सेंचुरी में 30 एलिमेंट्स थे, अब 30 से कितने हो गए, 63 हो गए। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एलिमेंट्स की क्या होती जा रही है, डिस्कवरी होती जा रही है, ठीक। तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते जा रहे हैं, डिस्कवर होते जा रहे हैं, या सुनो। तो इतने सारे एलिमेंट अगर डिस्कवर होते जा रहे हैं तो इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना साइंटिस्ट लोग को कन्वीनियंट नहीं लगा,
ठीक है, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क लग रहा था। तो क्या साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि एक नया मेथड निकाला। ठीक है, कि क्या करते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर, क्या कर देते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, इनको सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को क्या किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उसमें कुछ पैटर्न देखा। ठीक है, उस पैटर्न के बेसिस पे उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लावाइजर। He was the first scientist to actually classify elements into two groups, and that group was known as metal and non-metal. ठीक है, तो एंटोनी लाइवाइजर ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले ग्रुप का नाम था मेटल और दूसरे ग्रुप का नाम था नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंटोनी लावाइजर, ठीक है, was the first scientist, ठीक है, first scientist to classify the elements into two groups, ठीक है, into two groups known as metals। सबसे पहला क्या था, यहाँ लिखते हैं, सबसे पहला ग्रुप क्या था, metals, और दूसरा ग्रुप क्या था, नॉन मेटल्स। ठीक है, ऑलराइट। तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले ग्रुप का नाम क्या बोला, मेटल्स, दूसरे ग्रुप का नाम क्या बोला, नॉन मेटल। ठीक है, चलो ठीक है यार, ये जो क्लासिफिकेशन था कि एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, सबसे पहले किसने बोला, एंटोनी लावाइजर ने। ठीक है, ऑलराइट, ये नाम याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो इन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, सबसे पहला मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे एलिमेंट्स क्या होगा, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, कितने ग्रुप्स में, दो ग्रुप्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए फटाफट कर लेते हैं, मेटल और यहाँ पे नॉन मेटल। यार मेटल और नॉन मेटल के बेस में आपको डिफरेंस तो पता ही है। ऐसा मेटल क्या होते हैं, बेसिकली मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस while non metals are soft। ठीक है, they are soft substance। और क्या बोल सकते हैं यार, मेटल के पास क्या होता है, लस्टर होता है। या सुनो, तो यहाँ पे लिखो लस्टर, दे हैव लस्टर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको समझ में आया। ठीक है, ठीक है, मेटल के पास लस्टर होता है। यहाँ पे क्या होता है, नॉट लस्टर, नॉन लस्टर, लस्टरस। ठीक है, नॉन लस्टरस होता है। ऑलराइट, और क्या होता है मेटल, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, लूज, ये क्या करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और क्या बोल सकते हैं, मेटल के पास जनरली क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सुन, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सुनो, इनके पास क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सुनो, और क्या बता सकते हो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट नॉन मेटल, दे आर बैड कंडक्टर। ठीक, तो इस तरीके से आप डिफरेंस लिख सकते हो। और कुछ लिख सकते हैं, मेटल क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरिटी शो करते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे सोनोरिटी प्रॉपर्टी, सोनोरिटी। यहाँ पे क्या होता है, डज नॉट शो सोनोरिटी। ऐसा हो, तो इस तरीके से आप डिफरेंस लिख सकते हो। ऑलराइट, तो बेसिकली लावाइजर ने क्या किया, एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक, फिर लेटर ऑन जाके यहाँ पे क्या आने लगे, कुछ एक्सेप्शन आने लगे। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे डिस्कवर हो गए जिनकी आधी प्रॉपर्टी मेटल की जैसी थी और आधी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की जैसी थी। ठीक है, तो फिर लेटर ऑन इसमें जाके ऐड हुआ था एक नया ग्रुप, दैट इज नोन एज मेटलॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर ऑन आगे जाके क्या ऐड हो जाता है, एक और नया ग्रुप आ जाता है, दैट इज मेटलॉइड्स। ठीक है, ऑलराइट, साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए थे ऐसे एलिमेंट्स को कहाँ रिप्लेस किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या सोल्यूशन निकाला कि यार ऐसे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक नया सेपरेट कॉलम दे देते हैं, उसका नाम क्या कर दिया गया, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब सेमी मेटल्स। ठीक है, ऑलराइट, तो इस तरीके से ना हमारा एंटोनियो लावाइजर का क्लासिफिकेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो यार अभी हमने देखा कि एंटोनियो लावॉइजर वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू टू ग्रुप्स, मेटल और नॉन मेटल। उन्होंने बेसिकली मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, लेकिन उसमें काफी लिमिटेशंस आने लगे। ठीक है, इसलिए आगे जाके डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना मेथड बेसिकली प्रपोज किया था। ठीक है, तो इसके बाद एंटोनियो लावॉइजर के बाद सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ड्रॉबरिनियस। क्या नाम था? ड्रॉबरिनियस। ठीक है, ड्रॉबरिनियस बेसिकली ये साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, अपना मेथड प्रपोज किया। इनके पूरा मेथड का नाम क्या था? ड्रॉबरिनियस ट्राइड्स। ठीक है, ड्रॉबरिनियस ट्राइड्स। आ रही बात समझ में? ठीक है, ड्रॉबरिनियस के बाद या ड्रॉबरिनियस, चलो ठीक है, मतलब ये भी थोड़ा बहुत चलता है आगे, उसके बाद आगे जाके ये भी थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ड्रॉबरिनियस के बाद कौन है? हमारे साइंटिस्ट है नेक्स्ट, दैट इज न्यूलैंड। कौन है? न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ ऑक्टेव, समझ में आ रही बात? ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक, अब ये बेसिकली न्यूलैंड जो थे, इन्होंने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को म्यूजिकल नोट्स के साथ। इसके साथ म्यूजिकल नोट्स के साथ। ठीक है, तो ये भी चलो काफी समय तक चलता है, उसके बाद ये भी क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। आ रही बात समझ में? अब न्यूलैंड के बाद फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है मेंडेलीव। क्या नाम होता है? मेंडेलीव। तो बेसिकली हम लोग फिर देखेंगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। क्या देखेंगे? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। आगे बात समझ। सो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक, अब मेंडेलीव के बाद मेंडेलीव में भी कुछ लिमिटेशंस पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। किसके बारे में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आ रही बात समझ? ठीक है, तो इस तरीके से हमें 4 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला हमें पढ़ना है ड्रॉबरिनियस ट्राइड्स, उसके बाद हम देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर नेक्स्ट आएगा मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, और फिर लास्ट में आएगा हमारा दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आ रही बात समझ? ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे इसी में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, दैट इज ड्रॉबरिनियस ट्राइड्स। आइए बात करते हैं ड्रॉबरिनियस ट्राइड्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ड्रॉबरिनियस ट्राइड्स? जब एंटोनी लावॉइजर का मेटल और नॉन मेटल वाला क्लासिफिकेशन फेल होता हुआ नजर आ रहा था, ठीक है, तो हमारे जो नेक्स्ट जर्मन साइंटिस्ट हैं जॉन ड्रॉबरिनियस, इन्होंने क्या किया कि अपना मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन सबके सामने प्रपोज किया। आ रही बात समझ? अब उसमें इन्होंने कहा क्या कि इन 1817, ठीक है, इन 1817 ड्रॉबरिनियस सजेस्टेड, ठीक है, क्या किया इन्होंने? सजेस्टेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर related to their atomic mass। ड्रॉबरिनियस ट्राइड्स ने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट जो है वो एटॉमिक मास से रिलेटेड है। ठीक, तो एटॉमिक मास क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? उन दोनों के सम को हम बोलते हैं दैट इज एटॉमिक मास। यस और नो? ऑलरेडी पता है हमको। ठीक है, ऑलराइट। तो ड्रॉबरिनियस ट्राइड्स ने बेसिकली 1817 में क्या बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट जो है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक है,
जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हो वो किससे रिलेटेड है, एटॉमिक मास से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एटॉमिक मास से रिलेटेड। ठीक है, आगे क्या बोला, ही मेड ठीक है, he made a group of 3 elements। क्या बोल रहा हूँ, a group of 3 elements having similar properties। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, एंड कॉल देम क्या बोला उनको, ट्राइड्स। क्या बोला, ट्राइड्स। आगे बात समझ में, ट्राइड्स मतलब क्या, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, ट्राइड्स। क्या बोला, ट्राइड्स। ठीक है, तो इनके ग्रुप का नाम क्या था, ट्राइड्स। ठीक, ऑलराइट। आगे बोलते हैं ड्रॉबिनियस, he arranged this elements he arranged this element in the increasing order, increasing order of the एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, एटॉमिक मास। ठीक है, ऑलराइट, ये समझ में आया। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि इन्होंने बोला कि यार प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट जो है एटॉमिक मास से रिलेटेड है। ठीक है, ऑलराइट। आगे क्या बोलता है कि इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसको क्या बोला, ट्राइड्स। क्या बोला, ट्राइड्स। आगे क्या किया इन्होंने, he arranged these elements in the increasing order of the atomic mass। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक, चलो ठीक है, यहाँ तक अरेंज करने के बाद इन्होंने बोला क्या आगे, वो देखते हैं। इन्होंने क्या बोला, he said that atomic mass of middle element। क्या बोल रहा हूँ मैं, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट was approximately equal to the mean of the atomic masses of other two elements। ठीक है, other two elements। सो बेसिकली ये स्टेटमेंट उनका था, क्या था, इन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल इन्होंने दिया, दैट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट इन्होंने क्या किया, इनको सबसे पहले एक ग्रुप में अरेंज किया और इसको बोला ट्राइड्स। क्या बोला, ट्राइड। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया और नीचे इसके क्या लिखा, इनका एटॉमिक मास। इसका लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 6.9 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39.1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप में बेसिकली इसको ऐसे क्या कर लिया, ऐसे अरेंज कर लिया। ठीक, इस तरीके से इन्होंने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। ऑलराइट, इस तरीके से अरेंज किया। ठीक है, अरेंज करने के बाद इन्होंने बोला क्या,
अरे देखो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दे रखा है, ही सेड दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मतलब मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास दैट इज सोडियम का एटॉमिक मास शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले एलिमेंट और लास्ट वाले एलिमेंट इन दोनों के एटॉमिक मास का क्या लेना पड़ेगा, मीन लेना पड़ेगा, और वो मीन शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मिडल एलिमेंट, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग बेसिकली सोडियम का एटॉमिक मास, क्या बोल रहा हूँ मैं, सोडियम का एटॉमिक मास ऑफ सोडियम शुड बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2। ऐसा हो, इस तरीके से मीन निकालते हैं, ठीक है। आइए इसमें वन बाय वन हम लोग एटॉमिक मास सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट इसका सही है कि गलत है, ठीक है। इसको वेरीफाई करते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है, 23, यस और नो, 23, ऑलराइट। क्या ये एटॉमिक मास ऑफ लिथियम कितना दे रखा है, 6.9, यस और नो, 6.9 प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम कितना है, 39.1 डिवाइड बाय 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखो क्या होगा, ये 23 एज इट इज, ये इक्वल टू आएगा 26.9 प्लस 39.1, तो ये क्या हो जाएगा 0.1, इसको दोगे 7 हो जाएगा, 7 प्लस 39 कितना हो गया 46, ठीक है। तो 46 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 46 बाय 2 23 आता है। सुनो, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 23 आएगा, और 23 इज इक्वल टू 23। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीन एलिमेंट क्या कर रहे हैं, ड्रॉबेरियस राइट्स को फॉलो कर रहे हैं। ड्रॉबेरियस राइट्स ने क्या बोला कि आप क्या करो, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास वो इक्वल आएगा, अप्रोक्सीमेटली भी इक्वल आ सकता है, जरूरी नहीं हर बार एक्यूरेट ही रहेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ सकता है पहले और लास्ट वाले एलिमेंट के एवरेज के, एवरेज यानी मीन के। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से बेसिकली ड्रॉबेरियस राइट्स ने अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट सबके सामने प्रेजेंट किया, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। आइए पेज नंबर 16 पे हमें कैन यू टेल में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दे रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, हमें दे रखा है आइडेंटिफाई ड्रॉबेरियस राइट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, हमें बेसिकली ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट ड्रॉबेरियस राइट्स को फॉलो कर रहे हैं और कौन कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट ड्रॉबेरियस राइट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यार हमें ऑलरेडी पता है ड्रॉबेरियस ने क्या बोला था कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट, यस और नो, मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। इसका मतलब कि यार जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास वो इक्वल आएगा जो रिमेनिंग दो एलिमेंट है उनके मीन के, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, क्योंकि यहाँ पे मिडिल एलिमेंट कैल्शियम है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम दिस शुड बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम डिवाइडेड बाय 2, है कि नहीं, मीन निकाल रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40.1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम दैट इज 24.3 प्लस एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम कितना है 87.6 डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे क्या होगा, ये 40.1 एज इट इज, ये 6 इसको दे दोगे तो 9 हो जाएगा, और 87 प्लस 24 ये कितना हो रहा है 111 हो रहा है। तो ये कितना आ रहा है 111.9 डिवाइड बाय 2, जैसे ना इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये एज इट इज रहेगा 40.1, दिस शुड बी इक्वल टू, ये कितना आ रहा है 5 टाइम्स जाएगा 55.9, फिर कैरी हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू इक्वल है, यार आप ही बताओ, क्या ये वैल्यू इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, मतलब ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट ड्रॉबेरियस राइट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, दैट इज this group of element does not follow
ड्रॉबेरिनस ट्राइड्स, अरे बात समझो, ड्रॉबेरिनस ट्राइड्स, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट डज नॉट फॉलो ड्रॉबेरिनस ट्राइड्स, ठीक है। ऑलराइट, आई बात समझना कैसे करना है। सेकंड वाला सॉल्व करते हैं इसी में, ठीक है, फटाफट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम, दिस शुड बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम कितना है, 79.0, दिस शुड बी इक्वल टू 32.1 प्लस ये कितना हो जाएगा 127.6, डिवाइड में कितना आएगा 2, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 6 इसको दे दो 7 हो जाएगा, 32 प्लस 127 कितना आ रहा है 159, यस और नो 159 पॉइंट कितना आ रहा है 7, डिवाइड बाय 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, ये तो अपना एज इट इज रहने वाला है, बी इक्वल टू ये कितना हो रहा है 7 9 पॉइंट कितना आ जाएगा 85, यस और नो। सारी बात समझ में कैसे किया, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू सेम है, डेफिनेटली अप्रोक्सीमेटली देखा जाए सेम है, ठीक है। पॉइंट्स का ही तो डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो सेम है, मतलब ये सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, ड्रॉबेरिनस ट्राइड्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट follow ड्रॉबेरिनस ट्राइड्स। आगे बात समझ में कैसे की, ठीक है। आइए नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पे हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम शुड बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 24.3, दिस शुड बी इक्वल टू 9.0 प्लस 40.1 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा, एज इट इज 0.1 इसको दे दो, 9 उधर गया, कितना हो गया 49.1 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, तो ऐसे रहेगा, 2 टाइम्स जाएगा, फिर 4 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा। क्या ये वैल्यू सेम है, डेफिनेटली अप्रोक्सीमेटली देखा है तो सेम, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, दिस ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट yes or no, this group of element follow ड्रॉबेरिनस ट्राइड, आगे बात सुनो ट्राइड्स, ठीक है। इस तरीके से था हमारा कैन यू टेल का क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है, बहुत सिंपल था, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं लिमिटेशन दैट इज रिलेटेड टू ड्रॉबेरिनस ट्राइड्स, ठीक है। ड्रॉबेरिनस में बेसिकली हमें पता है अपना एक क्लासिफिकेशन दिया था, ऐसा ना एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, उसमें इसने कहा था कि यार जो एटॉमिक मास होता है मिडिल एलिमेंट का वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट का, या तो हमें ड्रॉबेरिनस का स्टेटमेंट है, ठीक है। बट ये स्टेटमेंट बेसिकली सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं था, कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक है, जो बेसिकली फॉलो नहीं कर रहे। क्या क्या लिमिटेशन थे उसमें, आइए हम लोग 1 by 1 देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला और सबसे मेजर ड्रॉबैक था दैट इज ऑल द known element could not be classified into ड्रॉबेरिनस ट्राइड्स, ठीक है, ड्रॉबेरिनस ट्राइड्स। अरे बात सुनो, मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, उसके टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे सारे एलिमेंट को बेसिकली क्लासिफाई नहीं कर पाया था आपने टेबल में। अरे बात सुनो,
ठीक है, तो ये पहला ड्रॉबैक है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, यदि हमें पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, ठीक है, मोर एंड मोर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो रहे थे, डिस्कवर होते जा रहे थे। या तो अगर मोर एंड मोर नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर होते जाएंगे तो उनको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए, ऐसा ना, लेकिन उसको रखोगे क्या, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के पीरियोडिक टेबल में बेसिकली प्रोबेबिलिटी के टेबल में वहाँ पे कोई वेकेंट ऐसा प्लेस अवेलेबल नहीं था, ठीक है, जहाँ पे हम लोग न्यूली डिस्कवर एलिमेंट को रख सकें। अरे बात सुनिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि देयर इज no vacant place, no, there is no vacant place available, ठीक है, available for newly discovered element or newly discovered element। अरे बात नहीं, अगर यार अगर कोई फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसको आप रखोगे कहाँ, ठीक है, उसको रखने के लिए भी तो जगह होना चाहिए आपके टेबल में, तो बेसिकली ऐसा कोई जगह नहीं रहा ड्रॉबिनस के टेबल में ऐसे एलिमेंट के लिए जो कि फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या ड्रॉबैक लिख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, क्या ड्रॉबिनस का जो बेसिकली ट्राइड था, ठीक है, खाली 3 एलिमेंट्स तक ही फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये ड्रॉबिनस का जो ट्राइड था, ठीक है, ये खाली 3 ही एलिमेंट, 3 ही ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को बेसिकली क्लासिफाई कर रहा है, ठीक है, 3 ही ग्रुप ऑफ एलिमेंट ट्राइड को फॉलो कर रहे थे, बाकी के फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, he was able to make only 3 ट्राइड, ठीक है, खाली 3 ही ट्राइड से बना पाया था, 3 ट्राइड, ठीक है। कौन कौन से थे, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला था अपना लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ऐसा ना, ये बेसिकली ट्राइड को फॉलो कर रहे थे, हमने देखा था वैल्यू निकाल के, ठीक है, ये कर रहे थे। नेक्स्ट और क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, जैसा हो, ये 3 भी थे बेसिकली जो फॉलो कर रहे थे, ठीक है। ऑलराइट, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, ये 3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है, क्या कर रहे थे, ड्रॉबिनस ट्राइड को फॉलो कर रहे थे, ठीक, यही 3 को क्लासिफाई कर पाया था, रिमेनिंग को क्लासिफाई नहीं कर पाया। आगे बात करूँ, ठीक है, तो इस तरीके से था हमारा लिमिटेशन रिलेटेड टू ड्रॉबिनस ट्राइड, ठीक है। अगर आप इसे लिखना है आप लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। सर अभी हमने देखा ड्रॉबिनस ट्राइड्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि सारे एलिमेंट्स ड्रॉबिनस ट्राइड्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, बहुत सारे लिमिटेशंस थे वहाँ पे, इसीलिए फिर डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट किया। अरे बात समझना, इसमें सबसे ड्रॉबिनस के बाद जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड, क्या नाम था, जॉन न्यूलैंड, ये बेसिकली एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आइए समझते हैं वन बाय वन, कि इन ईयर 1866, ठीक है, इन ईयर 1866 न्यूलैंड correlated the atomic mass of the element, mass of the elements to their properties in a different manner, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि
प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट जो थे, ठीक है, मतलब एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज थी उसको किससे रिलेट किया, एटॉमिक मास से, ठीक है। ड्रॉबेरिनस ने भी किससे रिलेट किया था, एटॉमिक मास से। तो न्यूलैंड ने भी किससे रिलेट किया, एटॉमिक मास से, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्होंने बेसिकली अलग ही तरीके से रिलेट किया। कैसे किया, आइए उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग इसी में, दैट इज इट स्टार्टेड विथ, ठीक है, इट स्टार्टेड विथ लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है, लाइटेस्ट। न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, ठीक है, लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ, हाइड्रोजन एंड एंडेड विथ, ठीक है, एंडेड विथ थोरियम, ठीक है, किससे किससे खत्म हुआ, थोरियम का। अरे बात सुन, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन और थोरियम, ठीक। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या बोलता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ही अरेंज, ठीक है, he arranged all the known element in the increasing order, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, ठीक है। सो बेसिकली न्यूलैंड ने यहाँ पे क्या किया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को क्या किया, उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा, एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते जाएंगे, अरेंज होते जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो यार, एक यहाँ पे बेसिकली प्लस पॉइंट ये है कि न्यूलैंड ने देखो सारे नोन एलिमेंट्स को अरेंज किया है, ठीक है। ड्रॉबेरिनस सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया था, ये सुनो। तो इसीलिए न्यूलैंड ने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को बेसिकली क्या किया, यहाँ पे अरेंज किया अपने टेबल में, ठीक है। ऑलराइट, आगे क्या बोलता है, ऐसा करने के बाद, ठीक है, आगे क्या बोलता है, ऐसा करने के बाद उसको यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, उसने सिमिलैरिटी ऑब्जर्व किया, ठीक है। ऐसा करने के बाद उसको यहाँ पे सिमिलैरिटी मिला पहले और 8वें एलिमेंट में, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए, he found that ऐसा करने के बाद क्या होगा, he found that every 8th element shows similar properties to the first element, इसका क्या मतलब हुआ, या जब उसने ऐसे अरेंज किया, ठीक है, तो इसने क्या देखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास जब अरेंज किया एलिमेंट्स को, तो उसने यहाँ पे एक पैटर्न देखा, पैटर्न ये देखा, he found that every 8th element shows similar properties to the first element, ठीक है। मतलब पहले और 8वें एलिमेंट में सिमिलर प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या हो रहे थे, नजर आ रहे थे। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, आगे क्या बोलता है, दिस सिमिलैरिटी between the first and the 8th element is known as क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ
ऑक्टेव। समझ में आया लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है? The similarity between the first and the eighth element is known as law of octave. octave मतलब 8, ये सुनो, octave मतलब 8, ठीक है। इसने देखो ये सिमिलैरिटी को क्या किया, आगे जाके म्यूजिकल नोट्स के साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है। कौन कौन से म्यूजिकल नोट्स थे आइए देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिखिए ही कंपेयर दिस सिमिलैरिटी with musical notes, ठीक है। तो म्यूजिकल नोट्स के साथ क्या किया, कंपेयर किया। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिखिए सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली म्यूजिकल नोट्स हैं हमारे, ठीक है। इसको क्या किया, कंपेयर किया एलिमेंट्स को, ठीक है। एलिमेंट्स के अंदर जो सिमिलैरिटी थी उनके सिमिलैरिटी को बेसिकली इस तरीके से उसने क्लासिफाई किया। आगे बात समझिए। यहाँ पे हम लोग न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाते हैं। तो आइए इस तरीके से मैंने न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल बना रखा है, ठीक है। इसमें न्यूलैंड ने क्या बोला था, पहले और 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सिमिलर शो करेंगे। या सुनो, प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिथियम को पकड़े, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ नहीं कि लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी और लिथियम का प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। और देखते हैं फॉर एग्जाम्पल लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी सोडियम पे आ रहा है, ठीक है। यानी लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यस और नो। और है भी एक्चुअली में देखा जाए तो, क्योंकि लिथियम क्या एक मेटल है, सोडियम भी क्या है एक मेटल है। ऐसा नो, तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या कर रही है, मैच कर रही है, ठीक। और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल आप फ्लोरीन ले लो, क्या ले लो, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से अगर आप 8 एलिमेंट आगे जाओगे, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी फ्लोरीन और क्लोरीन आ रहा है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों की भी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। जैसो नो, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, फ्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, और क्लोरीन क्या है, वो भी एक नॉन मेटल है। तो सुनो, दोनों भी क्या है, हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो दोनों की भी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। या सुनो, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं देन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का, ठीक है। दैट इज सोडियम which is eighth element है कि नहीं, eighth element फ्रॉम लिथियम, है कि नहीं। लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट कौन सा है, सोडियम, ठीक है। ऑलराइट। एंड बोथ शो सिमिलर प्रॉपर्टी। ये सुनो, दोनों भी कैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका एग्जांपल हो गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का। और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, और क्या ले सकते हैं बताओ। फॉर एग्जांपल आप ले लो बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये सुनो, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आल्सो शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज। ऑलराइट। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी देखो वही चीज चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम बेसिकली क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। ऑलराइट। ठीक है। और एक एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन शोज सिमिलैरिटी विथ क्लोरीन। ये सुनो, बेसिकली फ्लोरीन और क्लोरीन भी क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन में डिफरेंस कितना है, यानी फ्लोरीन पहला एलिमेंट है तो क्लोरीन 8वां एलिमेंट है। ये सुनो, सो ऑलराइट। तो इस तरीके से था हमारा ये पूरा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तब तक के लिए अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है।
आइए अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस रिलेटेड टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो इस तरीके से ऑलरेडी मैंने न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल आपके लिए बना रखा है। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में काफी सारी लिमिटेशंस पाए गए। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशन, सबसे पहली बात तो समझते हैं न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था। न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलता था कि पहले और आठवें एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। या सुनो, उन लोग प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट था न्यूलैंड का, ये जो स्टेटमेंट था, ये कैल्शियम तक जितने भी एलिमेंट्स थे, लाइटर एलिमेंट्स के लिए वैलिड था। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग हैवियर एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे, जैसे कैल्शियम के बाद आप कोई भी एलिमेंट पकड़ना, वो लोग ये रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो आयन। आयन के बाद आठवां एलिमेंट क्या आता है, सेलेनियम। क्या आता है, सेलेनियम। तो आयन जो कि एक मेटल है और सेलेनियम जो कि एक नॉन मेटल है, दोनों का प्रॉपर्टी थोड़ी ना सिमिलर हुआ। कहाँ से सिमिलर हुआ, ये सुनो, आयन और सेलेनियम का प्रॉपर्टी कहाँ से सिमिलर हुआ, क्योंकि वो तो नॉन मेटल है और वो मेटल है। ठीक है, आयन मेटल है, सेलेनियम नॉन मेटल है, तो इन दोनों का प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन न्यूलैंड ने बोला कि इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला मेजर ड्रॉबैक ये था कि दिस लॉ was only applicable for lighter element। ठीक है, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका वेट काफी लाइट है। ठीक है, कम वेट के हैं, उन्हीं के लिए ये जो था वैलिड था, लाइटर एलिमेंट। दिस लॉ वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट अप टिल कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम तक के जितने भी लाइटर एलिमेंट्स है वहां तक ये वैलिड था, ये स्टेटमेंट न्यूलैंड का। उसके बाद ये क्या हो जा रहा था, वायलेट कर जा रहा था। ऐसा ना, ऑलराइट। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव। यार हमें यहाँ पे देखो, इसके पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है कि कहीं कहीं पे इसने न्यूलैंड ने दो दो एलिमेंट्स को एक ही बॉक्सेस में रख दिया है। सुनो, बेसिकली ऐसा क्यों किया कि हमें पता है कोबाल्ट और निकल दोनों का एटॉमिक मास सेम होता है लगभग। ठीक है, उनका एटॉमिक मास दोनों का सेम है। तो न्यूलैंड ने जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है, तो वो बेसिकली जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट था उसने तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। बट वो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि अगर दोनों का एटॉमिक मास सेम हो जाएगा, अरे बात सुन, अगर दोनों का एटॉमिक मास सेम हो जाएगा तो किसको पहले रखोगे, ये कंफ्यूजन आ गया। तो उसने क्या किया, दोनों को एक ही बॉक्स में रख दिया। दिस वाज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक। ठीक है, ये भी एक ड्रॉबैक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, he plays he plays he plays two elements in same box। ठीक है, in order to accommodate all the 56 known elements in the periodic table। ठीक है, so basically periodic table, आगे बात समझ में। ठीक है, सो बेसिकली न्यूलैंड ने क्या किया, उसके टाइम में 56 एलिमेंट प्रेजेंट थे, सारे एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट करने के लिए उसने क्या किया, दो दो एलिमेंट्स को एक ही बॉक्सेस में प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, बेसिकली उसका लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। आ रही बात में। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ड्रॉबैक क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सम एलिमेंट्स शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टी, क्या बोल रहा हूँ, शोइंग similar properties were kept under different nodes। yes or no, different nodes। ठीक है, while some elements showing
different properties, were kept under similar notes yes or no। अभी तो हमने देखा, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या देखा, कोबाल्ट एंड निकल, इसको किसके साथ रख दिया, हैलोजेंस के साथ। वाइल आयरन जिसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल के साथ सिमिलर है लेकिन उसको अलग रखा, अलोंग विद नॉन मेटल। जैसे तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, he plays cobalt and nickel under the node कौन सा नोट में रखा, दो, यस और नो, अंडर द नोट दो, along with किसके साथ रखा, halogens, along with halogens, ठीक है। while iron having similar properties with cobalt and nickel away from them, under the node T along with non-metal such as ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है। और क्या ड्रॉबैक लिख सकते हैं हम लोग इसमें, एक और लिख सकते हैं, दैट इज अगर यार कोई ऐसे एलिमेंट जो कि फ्यूचर में डिस्कवर होंगे उसको रखने के लिए यहाँ पे कोई वेकेंट स्पेस भी अवेलेबल नहीं है कि नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि देयर इज नो वेकेंट प्लेस available for newly discovered elements, अरे बात सुनो, एलिमेंट, ठीक है। तो यार हमें पता है न्यूलैंड ने बेसिकली 56 एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया, जैसे नो कितने 56 एलिमेंट को प्लेस किया। बट हमें पता है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जा रहा था, मोर एंड मोर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो रहे थे, डिस्कवर हो रहे थे। तो उसी तरीके से आगे भी तो टाइम बढ़ेगा, तो क्या कोई फ्यूचर, क्या ऐसा भी तो हो सकता है फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर हो, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहाँ प्लेस करेंगे, उसके लिए भी कोई प्रोविजन नहीं है कि नहीं। आ रही बात समझ, ऑलराइट। तो इस तरीके से था हमारा ये सारा लिमिटेशन रिगार्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। हमने देखा कि डिफरेंट साइंटिस्ट कैसे कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला हमने देखा एंटोनी लवाइजर का क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने बात किया ड्रॉबिनर-स्ट्राइड्स के बारे में, और लास्ट में हमने देखा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। हमने कुछ लिमिटेशंस भी देखे रिलेटेड टू ऑल दिस क्लासिफिकेशन, ठीक है। आई होप आपको सारे कांसेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।